हेलो एवरीवन। आज हम अभिप्रेरणा टॉपिक करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। ये आज हम जानेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्डली मीनिंग कि इसका मीनिंग होता क्या है। जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा को की इंग्लिश टर्म क्या है, वो मोटिवेशन है। और जो मोटिवेशन है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जो मोटिवेशन वर्ड है वो मोटम या मूवर शब्द से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मूव, मोशन एंड मोटर, अर्थात गति करना। मतलब कि जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो कि मोटम मूवर शब्द से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है मूव करना, गति करना। यदि हम ओवरऑल बात करें अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, अच्छी गति प्रदान करता है। मतलब कि ये एक ऐसा मोटिवेशनल फोर्स है जो किसी को इमोशनल रूप से उसमें उसको अच्छे से अवेयर कर देता है, उसको जागृत कर देता है और वो इतना अभिप्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। जो भी काम करने वाला होता है वो अपने एम को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है। ये होती है हमारी अभिप्रेरणा। आपने देखा भी होगा, यदि टीचर एक अच्छा टीचर है, वो बच्चे को मोटिवेट कर रहा है तो बच्चे बहुत खुशी से, बहुत जल्दी बच्चे सीख लेते हैं और बहुत अच्छा बच्चे काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्डली मीनिंग मैंने यहाँ पे इसके थ्रू आपको दोबारा से बता देती हूँ। किसी अभिप्रेरक ने अभिप्रेरणा दी किसी को, जो भी प्रेरणा वर्ड है उसका इंग्लिश टर्म क्या है, मोटिवेशन है। और जो लैटिन शब्द मोटम से बना है, जिसका क्या मीनिंग है, टू मूव या गति करना या किसी को धक्का देना, ये इसका वर्डली मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। यहाँ पे मैंने दो परिभाषाएं ली हैं क्रैच व क्रैचफील्ड के अनुसार। ये क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, मतलब कि हमें काम कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये जो अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो हमारे क्यों का आंसर देती है हमको। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो जो अभिप्रेरणा है उसके थ्रू ही हम लर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए एक सबसे अच्छा, सबसे ग्रेट जो वे होता है, जो एक रास्ता होता है, वो क्या है, वो अभिप्रेरणा ही है जो हमको लर्निंग के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है हमारे इसमें अभिप्रेरणा के प्रकार, किसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, प्राथमिक और द्वितीय अभिप्रेरणा। यदि हम बात करें प्राथमिक अभिप्रेरणा की, जो प्राथमिक अभिप्रेरणा होती है उसमें भूख, प्यास, नींद, यौन, दर्द, ये सारी हमारी क्या है, जितनी भी हमारी ये आवश्यकताएं होती हैं, ये सारी हमारी प्राथमिक अभिप्रेरणा में आएंगी। यह मुख्य रूप से एक बुनियादी स्तर पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और जो ये आवश्यकताएं होती हैं, ये स्वयं के संरक्षण की मूल आवश्यकता से संबंधित, मतलब हमारी खुद की बेसिक नीड्स हैं, ये जो हम यूज करते हैं या जो हम जिनकी हमको नीड होती है। नेक्स्ट हमारा है इसी में, द्वितीय अभिप्रेरणा क्या होती है। द्वितीय अभिप्रेरणा है, द्वितीय अभिप्रेरणा को सीखने की प्रेरणा कहा जा सकता है और ये अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये व्यक्ति की प्राथमिकताओं और मूल्यों से भी संबंधित होती हैं। मेन क्या है, द्वितीय अभिप्रेरणा मेन है जिसको हम सीखने की प्रेरणा कहेंगे, जिसके थ्रू हम सीखेंगे कोई चीज, हम लर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली चीज है द्वितीय अभिप्रेरणा में। नेक्स्ट है बाहरी और आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है, बाहरी अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें कोई बाहर वाला व्यक्ति हमको अभिप्रेरित करता है, किसी कोई पुरस्कार देकर या प्रशंसा कर इनाम देके, प्रशंसा, पैसा या रिएक्शन देके, ये सारे हमारी बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। और बाहरी अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति प्रेरित करने पर कार्य की शुरुआत करता है। टीचर ने कहा कि चलो बेटा आप अच्छा काम करो, तो आप जैसे कि आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यदि टीचर ऐसा नेक्स्ट टाइम टीचर ऐसा नहीं बोलेगा तो बच्चा काम नहीं कर पाएगा, बच्चा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बाहरी प्रेरणा की यहाँ पे डिमेरिट्स हैं।
नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। सबसे बेस्ट अभिप्रेरणा यही होती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करता है तथा अंत तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचता है। मतलब कि जब हम खुद से अपने इनर मोटिवेट जब हम होते हैं, अपना हम इंटरनल मोटिवेट जब हम हो जाते हैं, तो वही यही सबसे अच्छी अभिप्रेरणा होती है। और यदि हम आंतरिक अभिप्रेरित हो गए हैं तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे। बाहरी अभिप्रेरणा अंत तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने की युक्ति या साधन है, अर्थात एक शुरुआत है। मतलब जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है ये वाली, ये सिर्फ एक शुरुआत है किसी लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अपने आप में एक अंत है। यदि आप आंतरिक अभिप्रेरित हो गए, इट मीन्स क्या, तो आप अपना लक्ष्य तक आप पहुंचकर ही मानोगे, आप ठान लोगे वो चीज, क्योंकि आप आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित हो चुके हो इसी वजह से। तो ये हमने देखा इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हम करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। यहाँ पे कुछ सिद्धांत बता रखे हैं, जिसमें हम फर्स्ट है हमारा जैविक स्पष्टीकरण या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम मैकडूगल इसके प्रवर्तक हैं। जो हमारा ये वाला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने दिया है। तो विलियम मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने मनुष्य व जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो इन्होंने किस रीजन से दिया था कि उन्होंने मनुष्य व जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इसलिए यही रीजन रहा कि इनको मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। ये हमारे विलियम मैकडूगल। देखो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। संवेग मतलब इमोशंस जब राइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो जब हम जो क्रिया करते हैं, जैसे मतलब आपको मन कर रहा है हंसने का, तो मतलब आप क्या करोगे कि आप हंसोगे ना, तो मतलब वो क्या है, वो मूल प्रवृत्ति है। जैसे क्रोध की मूल प्रवृत्ति आक्रमण होती है और आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है, आगे देखिए। और इस मूल प्रवृत्ति का जनक ही विलियम मैकडूगल को माना जाता है। उन्होंने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और कहा है कि उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इन्होंने कहा है कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इनको मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। यह हमारा फर्स्ट सिद्धांत जो मैंने आपको कराया है, अभिप्रेरणा का जैविक स्पष्टीकरण या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है अंतर्नोद कटौती सिद्धांत। आंतरिक उद्दीपक मतलब ये सिद्धांत किसका है, ये आंतरिक उद्दीपकों का सिद्धांत है ये वाला, जो जैविक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब जो हमारे जैविक आवश्यकता जैसे भूख प्यास, उनको मतलब उनको कौन संभालता है, उनको हमारे आंतरिक उद्दीपक संभालते हैं। और जो उनके प्रेशर को भी कम करने का उनका काम होता है आंतरिक उद्दीपकों का। जब कुछ आंतरिक तंत्र संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो व्यवहार को बल प्रदान करने के लिए अंतर्नोद बनता है, जो संतुलन को पुनः बहाल करता है। मतलब कि अंतर्नोद क्या होता है, अंतर्नोद ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में संतुलन बनाता है, उसको अच्छे से एडजस्ट करता है, मेंटेनेंस करता है। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यदि आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहनते हो या तापमान बढ़ाते हैं, तो मतलब यही क्या है, अंतर्नोद है। आपने ठंड से बचने के लिए आपने स्वेटर पहना, मतलब आपने एडजस्टमेंट किया, आपने संतुलन बनाया। यह स्पष्टीकरण भोजन और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों से संबंधित बुनियादी व्यवहार के लिए ठीक है। मतलब जैसे भोजन, अगर आपको भूख लगी तो आप भोजन खाओगे, प्यास लगी तो आप पानी पियोगे। तो मतलब ये हमारी मूलभूत जरूरतें हैं और ये उसी से रिलेटेड ये हमारा बिहेवियर है। आप भूखे हो सकते हैं लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हैं। शायद इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि कुछ व्यवहार आंतरिक तनाव को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। मतलब इस सिद्धांत के यहाँ पे डिमेरिट्स क्या है कि कुछ हमारे ऐसे मतलब बिहेवियर होते हैं
कि जो हमारे इनर जो हमारी स्ट्रेस होती है वो उसको कम नहीं कर पाती है, बल्कि इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपका मूड खराब है, आपको भूख लग रही है, बट फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो, मतलब ये आपका एक आंतरिक तनाव हो गया ना, इसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, आप अपनी मूलभूत जरूरतों का पूरा नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये इसकी फेलियर हम इसको बोल सकते हैं, ये इसकी डीमेरिट्स है। नेक्स्ट हमारा है उत्तेजना सिद्धांत। उत्तेजना एक शब्द है जिसका उपयोग शारीरिक सक्रियता की सामान्य अवस्था के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है उत्तेजना? वो शारीरिक सक्रियता की एक अवस्था है। उत्तेजना सिद्धांत मानता है कि हम काम करते हैं ताकि उत्तेजना का इष्टतम स्तर लाया जा सके। वो क्या कहते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने उत्तेजना को एक लेवल पे पहुंचा सके। जब हम बहुत उत्तेजित होते हैं, जैसे भूखा, मतलब हमको भूख लगी तो मतलब हम उत्तेजित हो रहे हैं, हम उत्तेजना कम करने के लिए कार्य करते हैं। इट मीन्स कि हम खाना खा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं। जब हम पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं होते, जैसे कि मतलब हम बोर हो रहे हैं, तो हम उस उत्तेजना बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि हमें किताब पढ़ने लग जाते हैं, हम रीडिंग करने लग जाते हैं। मतलब क्या है कि उत्तेजना का इष्टतम स्तर होता है जिसको यकरस व डोल्सन नियम ने समर्थन दिया है। मतलब जो ये बात है यहाँ की, यहाँ पे उत्तेजना का एक इष्टतम स्तर होता है, इस बात का यहाँ पे समर्थन किसने किया है? यकरस व डोल्सन नियम ने। एक कठिन कार्य की तुलना में एक आसान कार्य पर इष्टतम प्रदर्शन उत्तेजना के उस स्तर पर उत्पन्न होता है। मतलब कि यदि हम एक कठिन कार्य की तुलना में एक आसान कार्य यदि हम कर रहे हैं तो जो उत्तेजना का जो स्तर होगा वो उच्च होगा, और यदि हम एक डिफिकल्ट काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तेजना का स्तर हमारा निम्न होगा, लो होगा। ये हमारा था थर्ड सिद्धांत, उत्तेजना सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं इष्टतम उत्तेजना मॉडल। ये देखिए क्या होता है। जैसा कि अंतर्मोद कटौती सिद्धांत के तहत बताया गया है कि जिज्ञासा से संबंधित व्यवहारों या रोमांच की तलाश करने वाले व्यवहारों को समझने के लिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में इष्टतम उत्तेजना मॉडल का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब हम अंतर्मोद कटौती सिद्धांत का हम यूज नहीं कर पाते तो देन हम इष्टतम उत्तेजना मॉडल का उपयोग करेंगे। तो यह मॉडल है, ये 1908 में दिया था, 1908 में। किसने? यकरस व डोल्सन ने। किसने दिया था ये वाला सिद्धांत? यकरस व डोल्सन ने दिया था 1908 में। द्वारा किए गए काम पर आधारित है। मतलब जो ये वाला मॉडल है ये यकरस व डोल्सन ने 1908 में काम किया था, उसी पर ये बेस है, उसी पर ये आधारित है। यह मॉडल क्या कहता है? हम सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब हम मध्यम रूप से उत्तेजित या सक्रिय होते हैं। मतलब कि हम अच्छा काम कब करेंगे? जब हम सक्रिय होंगे, जब हम अवेयर होंगे काम करने के लिए। और ऊर्जा के निम्न और उच्च दोनों स्तर खराब प्रदर्शन की ओर अग्रसर करते हैं। मतलब कि यदि हम मध्यम रूप से हम काम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम करेंगे, बट यदि हमारी ऊर्जा मतलब हमारी पावर कम है और हमारी पावर उच्च भी है तो हमारा जो स्तर है सीखने का वो हमेशा खराब ही होगा। ये यहाँ पे इस सिद्धांत का मानना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति तब प्रेरित होता है जब स्थिति में उद्दीपन बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता है। मतलब कि व्यक्ति कम मोटिवेट होगा जब उसकी कंडीशन में या उसकी सिचुएशंस में उद्दीपन बहुत अधिक होगा या बहुत अधिक नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी पर्सन मोटिवेट होता है, कम मोटिवेट हो, जब उसकी उत्तेजना का स्तर मध्यम होगा, क्योंकि जब बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा तो व्यक्ति अच्छे से अभिप्रेरित वो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रोत्साहन सिद्धांत। ये देखिए प्रोत्साहन सिद्धांत, इस सिद्धांत का मानना है कि कुछ बाहरी उद्दीपक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कुछ बाहरी उद्दीपक हैं, स्टिमुलस है, जो हमको मोटिवेट करते हैं, हमें कुछ व्यवहारों की ओर जो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रोत्साहन प्रसन्न करने वाले बाहरी उत्तेजना हैं जो उन लक्ष्यों के रूप में काम कर सकते हैं जिनके लिए हमारा व्यवहार निर्देशित है। संज्ञानात्मक कारकों को प्रोत्साहन के समक्ष महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ बाहरी ऐसे उद्दीपक होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, जो हमको प्रोत्साहन देते हैं,
और ये वाले उद्दीपक होते हैं, ये हमारे बिहेवियर को भी अट्रैक्ट करते हैं, और ये मतलब ये हमारे हमको लक्ष्य के रूप में मतलब या फिर हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि हमारा बिहेवियर चाहता है उसको ही डायरेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। जो मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो, उन्होंने यह सिद्धांत ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1943 में। वो इसी वाले ग्रंथ में उन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। यह सिद्धांत 1954 में रचित पुस्तक मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी, ये एक इनकी बुक थी, में अपने पूर्ण रूप में मतलब कि सबसे पहले तो इन्होंने सिद्धांत कहाँ लिखा, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में लिखा 1943 में, बट 1944 में उन्होंने एक बुक लिखी थी मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। इस वाले में उन्होंने इस वाले सिद्धांत को बिल्कुल एक कंप्लीट व्यू इन्होंने यहाँ पे दिया था अपनी इस वाली बुक में। मैस्लो का क्या मानना है कि मानव की 5 आवश्यकताएं उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती हैं। क्या कहते हैं मैस्लो कि हमारी 5 मतलब नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, जो हमको कोई भी लर्निंग करने के लिए हमको मोटिवेट करती हैं। मैस्लो ने इन मूलभूत 5 आवश्यकताओं को निचले से लेकर उचले स्तरों पर क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया, मतलब नीचे से स्टार्ट होंगे, नीचे से स्टार्ट करते हम ऊपर की ओर हम जाएंगे। इस सिद्धांत को आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब इस तरह सिद्धांत करने दूसरा नाम क्या है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ये है मैस्लो का पिरामिड या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। देखिए यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे आवश्यकताएं। सबसे फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकता, जो कि हमारे फिजिकल नीड्स जैसे खाना, भूख, प्यास, ये वाली नींद। सेकंड है सुरक्षा आवश्यकता, मतलब सेफ्टी। अपनी सेफ्टी तो सब लेके चलते हैं, सबको अपने बचाव में काम करना आता है। थर्ड है अपनत्व एवं प्यार, लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब कि सबको मतलब केयर चाहिए होती है, सबको प्यार चाहिए होता है, चाहे बच्चा हो चाहे इंसान, कोई भी जीव हो, सबको लव और बिलोंगिंगनेस की सबको नीड होती है। नेक्स्ट है सम्मान की आवश्यकता, मतलब सब चाहते हैं कि हमारा एक अहोदा हो, एक हमारी पोजीशन हो हमारी सोसाइटी में, तो वही है हमारे सम्मान की आवश्यकता। फिफ्थ है आत्म, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि जब हम खुद को बारे में जब हम एक्चुअल में जान जाते हैं कि हाँ हम खुद में क्या हैं, जब हम खुद को अच्छे से जान जाते हैं, तो ये हम टोटल मतलब इन्होंने यहाँ पे 5 आवश्यकताएं बताई थी हमारी। ये था मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। यहाँ पे नेक्स्ट सिद्धांत हमारा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक बात और बता रखी मैस्लो ने। मैस्लो वह पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने कि जो मानवतावादी जो विचारधारा जो थॉट्स है उसको हम तीसरी शक्ति, मतलब उन्होंने कहा कि तीसरी शक्ति क्या है, तो मानवतावादी जो विचारधारा होती है वो तीसरी शक्ति होती है। हम क्यों सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी है। मतलब जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो क्या बताता है, हमको क्या सिखाता है कि हम क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है और कैसे सीख रहे हैं, इसके बारे में कौन डिफाइन करता है, वो मानवतावादी दृष्टिकोण हमको बताता है। और मानवतावादी दृष्टिकोण को ही मैस्लो ने तीसरी शक्ति कहा है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ये वाला सिद्धांत भी। इसमें हमारा लास्ट सिद्धांत है मैक्लेलैंड का अर्जित आवश्यकता का सिद्धांत। जो ये वाला सिद्धांत है ये डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था। उन्होंने यहाँ पे 3 आधारभूत आवश्यकताओं पर यहाँ पे हम फोकस किया, मतलब ध्यान दिया है। तो फर्स्ट है उपलब्धि की आवश्यकता, मतलब उपलब्धि हमको अचीव करनी है वो वाली। देन सेकंड है हमारी संबद्धता, मतलब कि जब हम संबंध बनाते हैं, मतलब कि जब हम रिलेशन करते हैं हम वो वाली, इसको हम एफिलिएशन भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड है हमारी शक्ति, मतलब नीड्स ऑफ पावर, मतलब कि ये देखिए आप पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हो इसको। यहाँ पे 3 उन्होंने दिए हैं, ये डेविड मैक्लेलैंड ने यहाँ पे 3 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं कि जो हमको लर्निंग के लिए हमको मोटिवेट करती हैं। मतलब यहाँ पे
डेविड ने तो यहाँ पे टोटल 3 बताई हैं, पर यहाँ पे मैस्लो ने टोटल यहाँ पे 5 बताई थी। तो मतलब ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर रखा है। ये देखिए, सबसे पहले जो उपलब्धि की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? यह उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, बाधाओं और कठिनाइयों पर काबू पाने, प्रतिस्पर्धा और दृढ़ता, कौशलों में दक्षता इत्यादि की आवश्यकता से संबंधित है। मतलब जो उपलब्धि, मतलब कैसे गेन करेंगे हम उपलब्धि, कैसे हम अचीवमेंट गेन करते हैं। जैसे हमको किसी स्किल में हम बिल्कुल दक्ष हो गए, हमको अच्छे से आ गई हर चीज, हम अपनी डिफिकल्टीज पे, कठिनाई पे हम काबू पा लेते हैं, हमें दृढ़ता आ गई है, हम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपने प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें उपलब्धि आ गई है, हमने अचीवमेंट गेन कर ली है। देन हमारा सेकंड है संबद्धता। यह दूसरों के साथ नजदीकी और घनिष्ठ संबंध बनाए रखने से संबंधित है। यहाँ पे वही रिलेशंस की बात की जाएगी कि कैसे हम अपने रिलेशंस को अच्छा बनाते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने नजदीकियों के साथ। इसमें थर्ड है शक्ति की आवश्यकता। पावर की यहाँ पे बात की गई है, नीड्स ऑफ पावर। यह दूसरों पर प्रभाव डालने, रोब बनाने, दूसरों को नियंत्रित करने से संबंधित है। कैसे हम अपना प्रभाव दूसरों पर डालेंगे, क्या आपकी पावर है। यदि आप अच्छी पावर में हो, कि जैसे आप मान लो कि गवर्नमेंट है, जैसे हमारी गवर्नमेंट पावर में है ना, तो वो अपना रोब दिखाती है, दूसरों को वो कंट्रोल में करती है और दूसरों पर वो अपना इफेक्ट भी डालती है। तो ये वाली चीज हमारे उससे रिलेटेड है। ये हमारा टॉपिक था आज का अभिप्रेरणा, मैंने आपको कराया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। यदि कुछ मिस्टेक आपको लगी हो तो सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो ये हमने टॉपिक किया था, एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिविजन इसकी कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे माइंड में चीज अच्छे से बैठ जाती है, अच्छे से हमको समझ में आ जाती है। इस वजह से मैं आपको एक बार क्विक रिविजन कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने किया है जब अभिप्रेरणा टॉपिक, पहले हमने किया था यहाँ पे इसका वर्डली मीनिंग, कि जो जैसे अभिप्रेरणा ने हमको अभिप्रेरणा दी, हम अभिप्रेरित हो गए, हमको अभिप्रेरणा मिल गई। तो जो अभिप्रेरणा की जो इंग्लिश टर्म होती है वो मोटिवेशन होती है। और मोटिवेशन शब्द जो है वो मोटम से बना है, और जो मोटम शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। उसका मीनिंग क्या है? टू मूव, गति करना या धक्का देना। फिर हमने यहाँ पे 2 परिभाषाएं की थी अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। एक हमने की थी क्रैच के अनुसार, दूसरी स्किनर के अकॉर्डिंग। देन हमने किए थे अभिप्रेरणा के प्रकार। मैंने फर्स्ट किया था प्राथमिक व द्वितीय अभिप्रेरणा। प्राथमिक हमारी वही थी भूख प्यास, जो हमारी आवश्यकताएं वो सब ये वाली थी। और जो द्वितीयक थी ये हमारी सीखने की प्रेरणा थी, जो हमको मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। देन हमने किया बाहरी और आंतरिक अभिप्रेरणा। जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो हमारी नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, जो हमको कोई बाहर वाला व्यक्ति देता है, जैसे कि कोई इनाम देता है हमको, या फिर हमारी प्रशंसा कर देता है, हमको पैसा देता है। तो ये सब क्या है? ये सब बाहरी अभिप्रेरणा है। बट ये ये हमको हमारे लक्ष्य तक हमको नहीं पहुंचा पाती है, अंत तक हमको नहीं लेके जाएंगी। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, और यह हमको हमारे एम तक बिल्कुल पहुंचा के ही मानती है। हमने किए थे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। फर्स्ट था हमारा मूल प्रवर्तक सिद्धांत, जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया था। विलियम मैकडूगल ने यहाँ पे टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। फिर हमने किया था अंतर्नोद कटौती सिद्धांत, जो कि हमको बताता है कि एक अंतर्नोद होता है जो आपकी बॉडी में संतुलन को बनाता है। जैसे कि यदि आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहनोगे, तो कि आपकी बॉडी में अंतर्नोद बन गया, आपने एडजस्टमेंट कर ली है। हमने थर्ड किया था उत्तेजना का सिद्धांत। जैसे क्या मानता है सिद्धांत की एक उत्तेजना का एक इष्टतम स्तर होता है, एक उसका लेवल होता है। जैसे हमको भूख लगी है तो हम भोजन कर लेंगे, तो हमारी जो उत्तेजना थी वो कम हो गई है। इस सबसे वाला सिद्धांत हमको बताता है। फोर्थ था हमारा इष्टतम उत्तेजना मॉडल, जो कि 1908 में यक्रस व डॉल्सन के काम पर ये बेस था, ये वाला मॉडल। और ये क्या कहता है कि जब हम मीडियम रूप से हम सक्रिय होते हैं या हम मोटिवेट होते हैं, तभी हम अच्छे से सीख पाते हैं, बजाय कि जब हमारा मोटिवेशन है जो अधिक हो या कम हो। जब हमारा मीडियम लेवल होगा तो ही हम अच्छे से सीख पाएंगे। देन हमने किया था प्रोत्साहन मॉडल, जो कि हमको बताता है कि हमारे कुछ ऐसे बाहरी उद्दीपक होते हैं जो हमको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फिर हमने किया था मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जो कि मैस्लो ने दिया था।
1943 में अपने इस वाले ग्रंथ में, बट बाद में 1954 में इन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक अपनी बुक में इन्होंने इसको कंप्लीट रूप से सामने लेके आए, अपने इस वाले सिद्धांत को। इन्होंने यहाँ पर टोटल 5 आवश्यकताएं बताई थी: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, अपनेता व प्यार की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक मानवतावादी विचारधारा का भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया था, जिसको इन्होंने तीसरी शक्ति के रूप में कह के यहाँ पे संबोधित किया है। देन हमने क्या था, डेविड मैकलेलैंड का अर्जित आवश्यकता का सिद्धांत, जो कि उन्होंने यहाँ पे 3 आवश्यकताएं बताई हैं: उपलब्धि की आवश्यकता, संबद्धता और शक्ति, नीड्स ऑफ एफिलिएशन, नीड्स ऑफ पावर, नीड्स फॉर अचीवमेंट, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कंटेंट मेरे बताया हुआ। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।